अक्षय एंड स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकेंड लेक्चर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम वहाँ पर पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके साथ साथ हमने देखा था एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम और मॉलिक्यूल, एटम को एक बार फिर से रिवाइज करें तो एटम क्या होता है, जो चीज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो चीज़ अकेला है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एटम। फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है उस चीज़ को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो आई थिंक फिर हमने कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे, तो आई थिंक तुम लोगों को चीज़ क्लियर हुई होगी कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से मुझे एटम और मॉलिक्यूल को पहचानना है। आज का सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी ही नई डेफिनेशन के साथ, एक नए टर्म के साथ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर तुम्हें पता हो तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर एक टर्म आया था मैटर। एक टर्म आया था, क्या था वो टर्म? वो टर्म था मैटर। तो आज का जो लेक्चर है हम इसी टर्म के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या होता है मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन में पहले लिख देता हूं। मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग which has mass and occupies space। कोई भी एक ऐसी चीज, मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज जिसका खुद का एक मास हो और वो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखती हो यूनिवर्स के अंदर। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि सपोज ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर का कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। कैसे वेट कैसे पता लगेगा? अगर इस मार्कर को मैं किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख दूंगा तो उसका कुछ वेट निकल के आएगा, इसका कुछ मास निकल के आएगा। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट चीज तो क्लेरिफाई कर रहा है। सेकंड चीज क्या है कि अगर यूनिवर्स के अंदर देखूं तो ये इतना वॉल्यूम, जितना इसका साइज है, जितना इसका इस तरीके का जैसा स्ट्रक्चर है, उतना वॉल्यूम ये यूनिवर्स के अंदर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इसकी जो जगह है वो और कोई नहीं ले सकता। अगर मैं इसको यहाँ रखा हूं तो इतना वॉल्यूम इसके लिए ही है। इस मार्कर को मैं इसकी जगह प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अभी यहाँ है। अगर इसको मैं दूसरी जगह लेके गया तो यहाँ का स्पेस खाली हो गया, लेकिन इसने यहाँ का स्पेस क्या कर दिया? फिल। मतलब ये एक यूनिवर्स के अंदर एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके भी रख रहा है। मतलब इसका एक मास भी है और इसका एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब ऐसी चीज होती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम? मैटर। तो एग्जाम्पल जैसे कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो बुक है, जिस बुक में तुम सपोज कुछ लिख रहे हो, वो बुक भी क्या एक मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका एक मास है और उसने क्या किया हुआ है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है यूनिवर्स के अंदर। जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, ठीक है, हमारा हम जो जिस पेन से लिखते हैं वो हो गया, हमारा पेंसिल हो गया, ठीक है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, हमारी जो टेबल रखी हुई है घर में वो हो गई, या मैं खुद हो गया। मैं खुद भी एक क्या हूं? मैं खुद एक मैटर हूं। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का एक वेट है और हाँ, मैंने क्या किया हुआ है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। जितना भी मेरा स्ट्रक्चर है, जितना भी मेरे शरीर का स्ट्रक्चर है, उतना उतना क्या, उतना वॉल्यूम मैंने धरती के ऊपर, उतना वॉल्यूम मैंने दुनिया के ऊपर, उतना वॉल्यूम मैंने यूनिवर्स के अंदर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ऑफकोर्स मैं भी एक मैटर हूं, तुम भी एक मैटर हो, हम सब एक मैटर है। समझ में आ रहा है मैटर क्या है? मैटर कोई भी वो चीज जिसका खुद का एक मास हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता हो। आगे चलते हैं कि मैटर की डेफिनेशन समझने के बाद आगे चलते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखते हैं। तो यहां पर मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखूंगा तुम्हारे सामने, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है उनकी स्टेट। इसकी मैटर की 3 स्टेट को हम जनरली यहां पढ़ते हैं। तुम ये चीजें पहले भी पढ़ चुके होगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट होती है। तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर को 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है? पहला है हमारे पास सॉलिड, दूसरा क्या है हमारे पास लिक्विड, एंड थर्ड क्या है हमारे पास गैस।
ठीक है। ये मैटर की 3 स्टेट को डिवाइड किया हुआ है, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, थर्ड है गैस। ये तीनों क्या है, ये तीनों उनकी स्टेट है, और ये तीनों स्टेट को हमने क्लासिफाई किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग। मैटर 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चीज समझ में आ रही है। पहले एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर सेकंड चीज बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम चलते हैं सेकंड चीज की तरफ, जिसको बोलेंगे हम यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उस केमिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा हमें इन डेप्थ पढ़ना है, उसको काफी डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं तुम्हें कि केमिकल क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात करूं, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 2 चीजें होती है, एक को बोलते हैं मिक्सचर और एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एक को बोलते हैं मिक्सचर और एक को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के अंदर 2 चीजें, मिक्सचर के अंदर क्या आती है, 2 चीजें, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये 2 मिक्सचर के टाइप है, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के 2 टाइप, पहला टाइप मिक्सचर, दूसरा टाइप प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के 2 टाइप, पहला टाइप होमोजीनियस, दूसरा टाइप हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप, प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप, पहला टाइप है एलिमेंट और दूसरा टाइप है कंपाउंड, ठीक है। पहला टाइप है एलिमेंट और दूसरा टाइप क्या है, कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस है और ये दोनों मिक्सचर के। जो कंपाउंड है उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पहला पार्ट है ऑर्गेनिक, दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें दिया है, ये क्लासिफिकेशन जस्ट तुम्हें एक थीम बनाने के लिए दिया है कि हाँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें 3 चीजों पे पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें किस तरीके से पार्ट के अंदर पार्ट हमें पढ़ने हैं। जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पहला मिक्सचर है, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि मिक्सचर पढ़ लिया, इसके बाद अगला टाइप क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर प्योर सब्सटेंस के अंदर भी 2 चीजें आएगी, एक आएगा एलिमेंट, एक आएगा कंपाउंड। फिर कंपाउंड के अंदर भी 2 चीजें आएगी, एक आएगा ऑर्गेनिक, एक आएगा इनऑर्गेनिक। और इसके साथ साथ हम ये भी चीज पढ़ेंगे कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैंने बस तुम्हें ओवरव्यू दिया है यहाँ पे कि हाँ, इसके अंदर हमें 3 चीजों पे ज्यादा जोर देना है, इन 3 चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे हम, काफी डिटेल में देखेंगे चीजें। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सिंपल से एक मैटर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे बात की है कि मैटर क्या होता है। सिंपल मैटर होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसका खुद का एक मास और वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता हो, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, सिंपल मैटर, ठीक है। कोई भी चीज जो तुम्हें दिख रही है ना, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, फिलहाल तुम आसपास किसी भी चीज को देखो, वो सारी चीजें मैटर है। क्यों, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ, उनका मास तो है और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके भी रखा हुआ है। इसकी वजह से क्या बोलेंगे हम उनको, मैटर। फिर मैटर को क्लासीफाई किया फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे अब। तो जैसा कि अभी तक तुम पढ़ चुके हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है यहाँ पर सॉलिड, दूसरा पार्ट है यहाँ पर लिक्विड और थर्ड पार्ट है यहाँ पर गैस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मैटर की जो 3 फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कुछ कुछ डिफरेंस तुम लोगों को भी पता होंगे, क्योंकि जनरली ये 9th 10th के अंदर चीजें बताई हुई जाती है। तो फिर भी यहाँ पे मैं वो चीजें तुम्हें वापस से रिपीट करूंगा ताकि कुछ चीजें तुम्हें रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंस के साथ
कि अगर मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर जो भी फोर्स होते हैं वो फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल सकता हूं कि मैं मॉडरेट होते हैं वो फोर्स, मॉडरेट मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के अंदर जो फोर्स होते हैं वो काफी कम होते हैं, गैस के अंदर वो काफी लो फोर्स होते हैं या काफी वीक फोर्स होते हैं, ठीक है। तो फोर्स की क्या बात किया जाए कि जैसे सॉलिड के दो मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज मान लो कि ये एक मार्कर एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मार्कर दूसरा मॉलिक्यूल है, तो जो सॉलिड के अंदर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच का फोर्स ज्यादा है। किसके अंदर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है वो सॉलिड के अंदर। फिर लिक्विड के अंदर वो चीज क्या है कि एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा कम है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये इसको एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं, और गैसेस में क्या है वो सबसे वीक है। तो सबसे पहला कंपैरिजन हमारा क्या रहा कि जो भी फोर्स लगते हैं वो सॉलिड में सबसे ज्यादा अच्छे से लगते हैं, फिर हमारे जो भी लिक्विड है उसमें थोड़े कम फोर्स लगते हैं, और गैस के अंदर सबसे वीक फोर्सेस लगते हैं। याद रहेगी इतनी सी चीज। आगे चलते हैं, सेकेंड कंपैरिजन को भी यहाँ पे पढ़ते हैं। सेकंड कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा मैं मूवमेंट से, किसके अंदर मूवमेंट ज्यादा है, किसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जैसे पहले पॉइंट के अंदर मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर, इनके बीच में जो फोर्स है वो काफी ज्यादा लग रहा है, तो ये दूसरे को एक तरफ अट्रैक्ट करके रहेंगे। इसी तरीके से कोई थर्ड मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे रखा है, तो वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा और जो यहाँ वाला था उसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो हो क्या रहा है कि ये एक दूसरे को जो अच्छे तरीके से अगर पकड़ के रखे हुए अच्छे तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो ये जो सॉलिड वाले पार्टिकल होते हैं, सॉलिड वाले जो भी मैटर होते हैं, सॉलिड मैटर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो भी मूवमेंट है वो उतना खास नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, और यहाँ पे काफी फास्ट मूवमेंट होता है। इसके अंदर फास्ट मूवमेंट होता है, यहाँ पे काफी फास्ट मूवमेंट होता है। किसके अंदर काफी फास्ट मूवमेंट होता है? गैस के अंदर। तो यहाँ पे जो होता है उनका उतना खास मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे फास्ट मूवमेंट होता है। क्योंकि गैस के अंदर क्या है कि गैस के अंदर काफी वीक फोर्स है, तो हो सकता है कि ये दूसरा वाला उसको अगर सपोज, अब होता क्या है ना कि जो फोर्स होते हैं वो फोर्स जनरली उनके बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि सपोज ये मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पे है, अब हो सकता है कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा है, वो दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को खींच रहा है, लेकिन इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा खींच पाएगा, वो कम खींच पाएगा। तो क्या होता है कि ये जल्दी खींच लेता है, वो उसको खींच नहीं पाता। तो उससे क्या होता है यहाँ पर, उससे क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस भी काफी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से इनका मूवमेंट काफी ज्यादा होता है। इसका कुछ मूवमेंट होता है और इसका कुछ भी मूवमेंट या फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, इनका जो भी वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। इनका वॉल्यूम क्या होता है? इनका वॉल्यूम होता है यहाँ पर डिफाइनाइट वॉल्यूम। डिफाइनाइट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरे पास ये मार्कर, ये एक सॉलिड है, अगर मैं इस मार्कर को स्पेस में कहीं पे भी लेके जाऊं, तो क्या इसका वॉल्यूम कहीं पे चेंज होगा? अगर अभी इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, तो अभी भी क्या किया हुआ है, इसने इतना ही वॉल्यूम, सिमिलर वॉल्यूम यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्पेस में मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा, इसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू हमेशा एक डिफाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी। इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा डिफाइनाइट होता है। याद रहेगी इतनी सी चीज। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूं क्या लिक्विड का भी, क्या लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डिफाइनाइट होता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हाँ भैया, जो यहाँ पे लिक्विड का जो भी वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर वो भी डिफाइनाइट होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो वो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो भी डिफाइनाइट है। तो थोड़ा सा इसको किसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास दो बोतल है, ठीक है, एक बोतल के अंदर अप्रोक्स 500 ml पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी एक लिक्विड है तो पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया कि 500 ml जिस बोतल के अंदर था, मैंने क्या किया कि उसको उस दूसरी बोतल के अंदर शिफ्ट कर दिया, उस किसको, उस पानी को जो 500 ml वाटर का था। तो क्या
दूसरी बोतल में शिफ्ट करने के बाद क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ? क्या वो 500 ml वाटर 200 ml हो जाएगा, या फिर क्या वो 500 ml 1 लीटर के अप्रोक्स हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। वो 500 ml हमेशा क्या रहेगा, 500 ml के बराबर ही रहेगा। तो चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, वो वॉल्यूम सेम रहेगा, उस वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गैस की, तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो होता है इनडिफाइनाइट वॉल्यूम। जो गैस का वॉल्यूम कैसा होता है, वो गैस का वॉल्यूम होता है यहाँ पर इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट के क्यों क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो गैस का वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है कि आपने किस कंटेनर के अंदर उस गैस को रखा हुआ है। सपोज जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो वहां पे कोई गैस है, तो अभी जो भी उस गैस का वॉल्यूम अगर तुम बोलोगे, तो उस गैस का वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसका वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि उस गैस को कंप्रेस करके उसको पास में ला के एक सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया, तो अब उस गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, उस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी कंटेनर के अंदर हम उसको फिल करते हैं, किसको, गैस को, उसका वॉल्यूम ही गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि उस गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कंटेनर पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से कंटेनर के अंदर हमने उसको प्लेस किया हुआ है। याद रहेगी इतनी चीज। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर शेप। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, वो होता है डिफाइनाइट शेप। किसका शेप की बात कर रहा हूं मैं शेप की बात कर रहा हूँ सॉलिड शेप की। क्या बात कर रहा हूँ कि सपोज ये इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, मार्कर को। तो इसका शेप जो है वो अगर मैं कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को वेरी ना करूं, तो जिसका शेप रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या लिक्विड का शेप चेंज होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें लिक्विड का शेप क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होता है तो कोई भी डिफाइनाइट वैल्यू नहीं है, और डिफाइनाइट वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका शेप जो है वो है इनडिफाइनाइट शेप। अब इनडिफाइनाइट शेप क्यों बोल रहा हूँ, कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले 2 बोतल वाला एग्जाम्पल दिया था। तो सपोज पहली बोतल जो है उसका शेप डिफरेंट है और दूसरी बोतल का शेप क्या डिफरेंट है। तो जब तुमने शिफ्ट किया तो जो शेप था वो चेंज हुआ, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अब जो भी लिक्विड्स होते हैं ना, वो लिक्विड क्या करते हैं कि जिस भी कंटेनर के अंदर उनको प्लेस करके रखते हैं, उसी का वॉल्यूम वो क्या कर लेते हैं, उसी का शेप वो ले लेते हैं जिस कंटेनर के अंदर उनको प्लेस किया जाता है। तो कोई परमानेंट शेप हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। सपोज किसी ग्लास के अंदर है तो वो ग्लास का शेप ले लेंगे, किसी बोतल के अंदर है तो बोतल का शेप ले लेंगे, और सपोज समुद्र है, हाँ, तो समुद्र का शेप ले लेंगे। कोई नदी है तो उस नदी का शेप ले लेंगे। सपोज कोई बाल्टी है तो उस बाल्टी का शेप ले लेंगे। तो डिपेंड करता है कंटेनर पे, चीज याद रहेगी इतना सा। और अगर मैं बात करूं कि इसकी डिफाइनाइट शेप है, इसका इनडिफाइनाइट शेप है, और जो हमारा गैस है उसका भी क्या होता है, उसका भी क्या होता है, उसका इनडिफाइनाइट शेप होता है। ये इनडिफाइनाइट शेप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कंटेनर पे डिपेंड कर रहा है। तो कंटेनर का शेप ही किसका होगा, तुम्हारा गैस का शेप हो जाएगा। तो इन दोनों का इनडिफाइनाइट शेप होता है, लेकिन इसका डिफाइनाइट शेप होता है। इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, इसका भी डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कंटेनर चेंज करने पे चेंज नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम कंटेनर चेंज करने पर चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये क्या होगा, हमारे इनडिफाइनाइट वॉल्यूम होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर मैं बात करूं कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स, जो भी सॉलिड मैटर होता है, वो काफी रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर वो रिजिड होने का मतलब क्या है कि उनको हम इजीली किसी भी शेप में नहीं डाल सकते। जैसे कि सपोज ये है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको अगर मैं टेढ़ा करने की कोशिश करूंगा तो क्या ये हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब ये रिजिड है। रिजिड होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं, वो रिजिड होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, रिजिड, सॉलिड काफी रिजिड होते हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड उतने ज्यादा रिजिड नहीं होते, नॉट सो रिजिड। लेकिन अगर गैस की बात करूं तो ये तो रिजिड होते नहीं है, ये रिजिड नहीं होते। रिजिड नहीं होते इसका क्या मतलब है, सिंपल, इनको जिस शेप के अंदर तुम करना चाहते हो वो शेप, उस तरीके का शेप ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है शेप में डालने के लिए, मतलब वो रिजिड है। तो रिजिड होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड है, जो थोड़े से हो जाते हैं रिजिड, वो लिक्विड है। और जो रिजिड नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम, सिंपल गैस।
आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो क्या ये कंप्रेसिबल होते हैं या नहीं होते, बात करेंगे कि कंप्रेसिबल होते हैं या नहीं होते। तो जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा, वो उनकी काफी कम होती है, लो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, काफी लो होती है। लेकिन हम लिक्विड की बात करें तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफी मॉडरेट होती है, मतलब इनको हम कंप्रेसिबिलिटी इनकी काफी मॉडरेट होती है, मतलब इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो इनकी काफी ज्यादा हाई होती है, मतलब ये काफी जल्दी कंप्रेस हो जाते हैं। कौन, जब गैस की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डेंसिटी। तो बात करेंगे कि सॉलिड जो होता है वो सॉलिड की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। डेंसिटी की बात कैसे कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, सिंपल, हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो मास जो होता है, अगर मैं सबका मास सिमिलर लूं तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, खुद सोचो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा अगर सेम मास लिया जाएगा। तो अगर मैं सॉलिड में बात करूं तो मॉलिक्यूल्स पास पास में है तो उनका वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर मैं सेम मास ले रहा हूं, अगर सबका सपोज 1 kg ले लिया, 1 kg सॉलिड, 1 kg लिक्विड, 1 kg गैस, तो 1 kg सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो काफी कम होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स पास में है। लिक्विड का थोड़ा ज्यादा और गैस का सबसे ज्यादा। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी सबसे कम होगा। इसी वजह से सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी हाई होती है। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ पे डेंसिटी मॉडरेट होगी, और यहाँ पे डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, सिंपल हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी, सिंपल हमारे पास यहाँ पे लो। आई थिंक चीज क्लियर हो रही है कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 8th पॉइंट जो है हमारा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या फ्लो कौन हो सकता है, फ्लो कौन नहीं हो सकता। तो मैं बात करूंगा कि अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड जो होता है वो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, कैन नॉट फ्लो। कौन फ्लो नहीं कर सकता, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो तुम बोलोगे हाँ फ्लो कर सकता है। लेकिन मैं बात करूं कि लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, तो मुझे ये बताओ कि लिक्विड और गैस में दोनों में फ्लो तो दोनों करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है। खुद सोचो थोड़ा, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा कि लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं, लेकिन दोनों के फ्लो होने में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा। लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, लेकिन फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये ओनली एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं। जैसे अप टू डाउन मोशन, अप टू डाउन। जैसे कि अगर तुमने बात किया तो झरने देखे, झरने, तो झरनों पे क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, तो फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन क्या तुमने देखा है कभी नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब डायरेक्शन क्या है उसका, ओनली एक डायरेक्शन है कि वो अप टू डाउन मूवमेंट कर सकता है। मतलब जो फ्लो होता है वो ओनली एक डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, सारी डायरेक्शन के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन जो गैस होती है वो क्या होती है, फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो हमारे पास गैस होती है वो सारी डायरेक्शंस में यहाँ पे फ्लो कर सकती है। तो जो भी हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो भी कंपैरिजन थे उसकी हमने बात किया है। तो क्या क्या कंपैरिजन होते हैं ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। और आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। आज के लेक्चर के जो भी नोट्स है वो तुम्हें नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओगे, उस लिंक पर क्लिक करोगे, वो एक ब्लॉग का लिंक है। वहां पे मैंने जैसे कि तुम्हें लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था कि वहां पे मैं तुम्हारे जो नोट्स है उनके जो फोटोज है वहां पे पोस्ट कर देता हूँ, और एक पीडीएफ फॉर्म में भी पोस्ट कर देता हूँ। तुम्हें जिस भी फॉर्म में ज्यादा सुटेबल हो तुम उस चीज से वहां से लिख सकते हो, चीजें समझ सकते हो। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक अकाउंट का लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाके तुम मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझसे सीधा कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में जब आओ तो पुरानी चीजें सारी पढ़ के आना, अच्छे से चीजें समझ के आना, और खुश रहोगे तो ज्यादा मजा रहेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक के लिए रहेगा, बाय।